जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आज चुनावी सभा में जम्मू की मड़ विधानसभा में हमारे सम्मानित प्रत्याशी सोमनाथ जी के चुनावी प्रचार में मुझे यहां आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सोमनाथ जी का, इनकी पूरी टीम का, इनके चुनाव में मेहनत कर रहे सभी साथियों का और इस क्षेत्र की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी माँ बहनों का जो बहुत भीषण गर्मी में यहाँ बैठी हुई, मैं उनके प्यार आशीर्वाद का भी धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ घर में आदमी बिना पंखे के 1 मिनट नहीं बैठता, वो यहाँ इतने लंबे समय से बैठी हैं और मुझसे इतना प्यार करती हैं कि गर्मी की परवाह भी नहीं कर रही। साथ साथ मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जो 1 तारीख में वोट पड़ेगी, उस विधानसभा मड़ के आधार पर रखा गया है। मैं यहां काम करने वाली हमारी टीम मिशन 78 की भाई जसारत जी, भाई रजत जी, भाई पवन जी, भाई गुलशन जी, भाई सरदार जी, एडवोकेट दिनेश जी, संजीव कुमार जी, सतीश जी, मूलराज जी, पप्पू जी, राजकुमार जी और मंजीत सिंह जी का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप पिछले लंबे समय से यहां बैठे हैं और आप ये भी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इस देश के हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से विधानसभा चुनाव से दूर रहा है। उनको विधानसभा चुनाव में वोट डालकर अपने मत के प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आपको इस बार मौका मिला है और आपको अपने बीच के प्रतिनिधित्व का चयन करना है कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो आपका विधायक पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा, उसको आपकी समस्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, वो आपकी समस्याओं को मौका मिलने पर विधानसभा के पटल पे किस तरह रखता है और संबंधित विभागों में जाके किस तरह अपनी मांग को रख के आपकी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करता है, ये जानकारी भी उसको होनी चाहिए। इन 3 पैमानों पे तो मास्टर सोमनाथ जी खड़े उतरते हैं। वो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति है, समाज सेवी व्यक्ति है, आपकी समस्याओं से वाकिफ है। कई समस्याओं उन्होंने मंच के माध्यम से मुझे भी बताने का काम किया और मुझसे उम्मीद की कि चाहे वो स्कूल का मामला हो, एजुकेशन के लेवल पे जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अमीरों गरीबों के बीच खाई पैदा करके किया गया है कि पैसे वाले लोग तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लगभग शून्य कर दी गई है, तो गरीब मजदूर के बच्चों का क्या होगा,
वो कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ साथ उन्होंने किसानों की समस्या भी मेरे सामने रखी है। आप जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे तो हम पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठा रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करने का अवसर प्रदान हो और उसके लिए उसके घर के जेब, उसके परिवार की जेब में डाका भी ना पड़े। इस बात का ध्यान सरकारों को रखना चाहिए। इसलिए मैंने तो पार्लियामेंट में ये मांग उठाई थी कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे मंत्री जी का बेटा हो, चाहे सांसद जी का बेटा हो, चाहे विधायक जी का, प्रमुख शासन का, सरपंच जी का, या क्लास 1 से लेके क्लास 4 के किसी अधिकारी का बच्चा हो, सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में सबके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब एक ही टेबल पे जिले के कलेक्टर का बेटा और बराबर में किसान मजदूर का बेटा बैठेगा तो मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी और गरीब के बच्चों को भी इच्छा अनुसार पढ़ने का मौका मिलेगा और उनके परिवारों पर इसका बोझ भी नहीं पड़ेगा। साथ साथ हेल्थ पॉलिसी में भी हमने पार्लियामेंट में इसी तरह की मांग की थी कि हेल्थ पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में ही सरकारी सुविधा लेने वाले, सरकारी तनख्वाह लेने वाले, सरकारी सुरक्षा लेने वाले लोगों का, उनके परिवारों का इलाज होना चाहिए। यानी कि सोचिए एक अस्पताल में चीफ मिनिस्टर का इलाज भी हो, वहीं बराबर में मजदूर के का भी इलाज हो, वहीं बराबर में दूसरे बेड पे किसान का भी इलाज हो। तो अगर ऐसी पॉलिसी बन जाएगी तो मेरा ये मानना है कि फिर सभी को बहुत कम दामों पे बढ़िया से बढ़िया इलाज की व्यवस्था होगी और गरीबों को इलाज की कमी और पैसे की कमी कारण जान नहीं गंवानी पड़ेगी। किसानों की समस्याओं पे हम लोग लंबे समय से सड़कों पे भी जब 13 महीने आंदोलन चला और पार्लियामेंट में भी हम आवाज उठा रहे हैं। साथ साथ बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए और मजबूत कानून व्यवस्था के लिए भी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार सवाल उठा के सरकारों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को भी, स्पोर्ट को भी बढ़ावा मिले। छोटे छोटे गांव में स्टेडियम बने, लाइब्रेरियां बने कि ग्रामीण प्रतिभा को भी आगे निकल के आने का मौका मिले और उनको भी प्रदेश और राष्ट्र का, देश का गौरव बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सामान्य साथियों, मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये तभी संभव है जब आप बड़ी बड़ी पार्टियों को रिजेक्ट करके काम करने वाले लोगों को, जिस तरह से हमारे नगीना के लोगों ने मुझे मौका दिया था, इसी तरह से आप लोग भी भाई सोमनाथ जी को मध्य विधानसभा से एक एक कीमती वोट केतली के निशान पर डालकर कामयाब करके विधानसभा भेजे। तभी ये मेरे द्वारा बताई गई पॉलिसियों पे सरकार का ध्यान आकर्षित करके इन पॉलिसियों को लागू करा के आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने का काम करेंगे। साथ साथ बेरोजगारी की समस्या यहाँ भी है। कल शाम भी मुझे बहुत सारी माएं मिली थी, बहनें मिली थी, बच्चियां मिली थी, नौजवान मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा, माँ ने मुझसे कहा कि हमारे लिए पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बेरोजगार घूम रहे हैं, आप प्रयास करो कि इनको रोजगार मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सोमनाथ जी की मदद करते हैं तो सोमनाथ जी विधानसभा में जाकर यहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए सवाल खड़ा करेंगे, बैंक लोग भरवाने का काम करेंगे, उद्योग धंधे लगवाने का काम करेंगे, कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे और गांव में रहने वाली महिलाओं को, बेटियों को और नौजवान साथियों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। साथ साथ लोन की प्रक्रिया को आसान करवा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे कुटीर उद्योग के जरिए रोजगार की व्यवस्था
बनाने में कामयाब होंगे। सम्मानित साथियों, ये वोट हमें आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों को अपना जीवन जो है अर्पित करना पड़ा, और बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम साहब ने भी अपना पूरा जीवन अर्पित किया, तब जाके हमें वोट का अधिकार और वोट का प्रयोग करने का मौका मिला। लेकिन लंबे समय से हम कभी किसी दल को और कभी किसी दल को वोट देते हैं, फिर बाद में 5 साल पछताते हैं कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। जो लोग हजारों साल से आपकी बात नहीं सुनते आए, वो अब आपकी बात क्या सुनेंगे। अगर आपको अपनी बात सुनवानी है तो अपने बीच के लोगों को वोट की ताकत देनी पड़ेगी और अपनी सेवा करने का मौका देना पड़ेगा। साथ साथ आप ये भी समझिए, आपके पास जिस तरह से अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो और वो सामान खराब निकल जाए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दुकान पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं, और अगर शिकायत नहीं सुनी जाती तो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर भी अपनी अपील दाखिल करके अपने मुआवजे की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति में उल्टा है, आपने किसी को वोट दी, उसने आपसे बहुत सारे वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। इसलिए पुरानी गलतियों को दोहराओगे तो वही मिलेगा जो मिलता रहा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिस तरह से आप सामान खरीदने जाते हैं और 10 रुपए के सामान को भी 3-4 बार चेक करते हैं कि ये सामान खराब तो नहीं है, सामान एक्सपायर तो नहीं हो गया, सामान का पैकेट पुराना तो नहीं है, माल पूरा तो है या नहीं है। जब 10 रुपए के सामान में सोच विचार करते हो तो करोड़ों रुपए से 3 वोट डालने जाते हो, तो भी सोच विचार करना चाहिए। जिसको वोट दे रहे हैं, क्या ये आपकी वोट के काबिल है, क्या ये आपकी वोट का सही प्रयोग करेगा, या दूसरे नेताओं की तरह अपने और अपने परिवार भ्रष्टाचार के बारे में, अब भ्रष्टाचार को सुनिश्चित करके अपने अपने बारे में सोचेगा। ये तो हमारे हाथ में है, हमारे फैसले ही जम्मू का भविष्य तय करेंगे, कश्मीर का भविष्य तय करेंगे। और अगर आप जिम्मेदारी से मेरी बात मान लो और जितनी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, मैं भी हाथ जोड़ते जोड़ते यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने लोगों से अपील की, मुझे सभा में जाने दो। गांव के बाहर बड़ी संख्या में हमारे लोग जुटे हुए थे और अभी भी जाम लगने की वजह से सब लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आप सब लोग मेरी बात मान लो और आपकी जेब में जो फोन है इसका प्रयोग करके अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों तक ये अपील खुद से करने लग जाओ कि हमें मध्य विधानसभा में भाई सोमनाथ जी को वोट करके 1 तारीख को केसरी का बटन दबाना है। तो मैं विश्वास से कहता हूँ, आपकी मेहनत के आगे कोई काम मुमकिन नामुमकिन नहीं है। आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी और भाई सोमनाथ जी बहुत ही अच्छे मतों से चुनकर विधानसभा जाएंगे। और अगर जिस तरह से 7-8 घंटे हम लोग अपने परिवारों को चलाने के लिए काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, अगर हम 1 घंटा भी आज से अगले 5-6 दिन भाई सोमनाथ जी इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए और अपने लोगों की सुनवाई हो, उनकी ताकत बने, इसके लिए काम करेंगे, तो मेरा विश्वास है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर 1 घंटे का समय भी रोज आपने दिया तो वो दिन दूर नहीं कि अगले 5-6 दिन में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा हमारी विधानसभा का जहाँ तक हमारी बात न चली जाए और जहाँ के जन समर्थन को हम लोग भाई सोमनाथ जी के साथ में खड़ा कर दें। लेकिन ये आपके मेरे हाथ में है। अकेला मैं भी या सोमनाथ जी या रजत जी या जफारत भाई या हमारे साथ आए सीनियर साथी भाई हितेश जी, बटपाल जी, अश्वनी जी, बोकारिया जी भी ये काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपका प्यार, आपका सहयोग टीम के रूप में हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमारे विधानसभा के लोगों से, महान जनता से कहना चाहता हूँ कि वो अब तक क्या करते आए इसके लिए मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन आने वाले कल में अगर वो अपना फैसला वोट के आधार पे आजाद समाज पार्टी के पक्ष में करते हैं, भीम आर्मी के पक्ष में करते हैं, तो आपकी सेवा करने का मौका मुझे और सोमनाथ जी और हमारे साथियों को मिलेगा और एक बड़ी लिखी आवाज विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ेगी और आपके क्षेत्र की समस्याओं को मुक्ति दिलाने का काम करेगी। साथ साथ आने वाले कल में बड़े
संख्या पे, बड़े पैमाने पे और कमजोर हकपंथी समाज के लोगों को पार्टी संगठन के साथ जोड़ने का काम करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले कल में एक बड़ी मजबूत ताकत आप जम्मू और कश्मीर में बनेंगे और सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी और आपके द्वारा लोगों के जीवन में जो समस्या है उनका हल होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बड़ी हिम्मत से सुना, बहुत सारा प्यार सहयोग दिया। इसी प्यार सहयोग को और आगे बढ़ाते हुए मैं हाथ भागे आपसे अपील करता हूँ कि भाई सोमनाथ जी का दोनों हाथ भागे स्वागत करें और इनको समर्थन देने का विश्वास दिलाएं, जिससे जो और मजबूती से फील्ड में जाके मेहनत करें और एक एक आदमी को जोड़ के भविष्य में मन विधानसभा की समस्याओं के लिए लड़ने का काम करें और इन विधानसभा की समस्याओं को दूर करके यहाँ के जनमानस की जिंदगी खुशहाल करने का काम करें। दो मांगे बड़ी मेरे सामने रखी गई है। पहली मांग ये है कि पंजाबी भाषा को ऑफिशियल जम्मू कश्मीर की भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने वादा किया है कि पार्लियामेंट में हम इस आवाज को बड़ी मजबूती से उठाएंगे। और हमें तो ये बताया गया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदल गई है, उनकी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है, उनको रोजगार मिलने लगा है, आरक्षण का फॉर्मूला लागू होने लगा है, उनकी समस्या हल होने लगी है, वो अब खुश हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहते हैं जो जनता का मत होता है वही जो है इसका मत होता है, कुदरत का मत होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप 370 हटने से खुश हैं? जोरदार आवाज में बताइए, हाथों से पता नहीं लगता है। क्या आप खुश हैं? क्या आप चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को पुनः मिले? तो भाई मैं तो दिल्ली में बैठ के सोचता था कि भाई ये तो सरकार ने जनता के हितों का काम वहां कर दिया। मुझे क्या पता था कि दिल्ली में बैठे लोग आपके हितों का नहीं, अपने और अपने पूंजीपतियों के साथियों का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि किसी पार्टी को आगे बढ़ाने से अच्छा है खुद को आगे बढ़ाओ। भाई सोमनाथ जी आगे बढ़ेंगे तो आप सब लोग आगे बढ़ेंगे, आप सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जम्मू आगे बढ़ेगा, जम्मू आगे बढ़ेगा तो जम्मू देश का बहुत मजबूत हिस्सा है, देश आगे बढ़ेगा। और मैं आपकी मांगों के साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। मंडल विधानसभा की जनता जिंदाबाद, यहाँ के बेहतरीन प्रत्याशी जिंदाबाद, यहाँ की पूरी टीम जिंदाबाद। आगे मजबूती से काम करके एक एक वोट को तैयार करके अपना और अपने बच्चों के भविष्य का फैसला अपने हाथों में लो। कठपुतली मत बनो, किसी के भरोसे मत रहो। समस्या आपकी है तो आपको लड़ना पड़ेगा और अगर आप नहीं लड़ोगे तो कोई नहीं लड़ेगा। एक बेहतरीन संचालक के तौर पर एक मजबूत साथी और यहाँ थे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और उपस्थित महान जनता का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।